नमस्कार। परख के इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग में हम अभय जी से बात करेंगे उनके बौद्धिक एक्टिविज़म की, यानी जो राजनीतिक सक्रियता मूल तौर पर राजनीतिक थी, और जैसा कि पिछले सेगमेंट के अंतिम भाग में उन्होंने कहा भी कि क्यों उनका रुझान बौद्धिक प्रश्नों पर ज़्यादा होता चला गया। और उस दौर में यानी ये वो समय है जब वो पत्रकारिता से थोड़ा सा अलग हटकर उनका रुझान जो है वो एकेडमिया की तरफ हो गया। विशेषकर इसमें मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहूँगा। एक, यहाँ पर लोकायन नाम का एक कार्यक्रम सेंटर फॉर द स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में चल रहा था। उसके प्रति अभय जी का रुझान, और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष अभय जी का सेंटर से जुड़ने का, वो उनके लोकनीति कार्यक्रम के साथ में संबंध। लोकनीति कार्यक्रम मूल तौर पर जाना जाता है सर्वेक्षण के लिए, लेकिन लोकनीति कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, और ख़ास तौर से 2000 के दशक में, वो ये थी कि कैसे सर्वे की भाषा को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके भारतीय वास्तविकताओं का परीक्षण किया जाए और उन पर शोध किया जाए। उस फ्रेमवर्क में अभय जी के आने के बाद जिस नई चीज़ की शुरुआत हुई वो थी भारतीय भाषा कार्यक्रम। ये कई तरह के रुझान है, लेकिन इसमें जो ये काल है अभय जी के लेखन का, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत दिलचस्प हैं और वो उनके आगे के लेखन को परिभाषित भी करती हैं और कहीं ना कहीं पे उसका रास्ता भी दिखाती हैं। उनका सेकुलरवाद पर काम, उनका हिंदी पर काम, उनका जाति पर काम और नारीवाद पर काम। तो इन विषयों पर हम अभय जी से बात करेंगे इस परख के इस कार्यक्रम के इस वाले भाग में। तो अभय जी, इस बातचीत की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां आपने पिछले सेगमेंट में बात ख़त्म की थी, और वो ये थी कि आपका ये मानना था कि समाज और राजनीति दो अलग अलग चीज़ें हैं, और कम्युनिस्ट पार्टियों की व्याख्या करते हुए आपने ये बात कही कि कम्युनिस्ट पार्टियों का जो मूल था वो ये था कि अगर राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा तो समाज में कहीं ना कहीं पर उसका प्रभाव पड़ेगा और परिवर्तन होगा। ये इस चीज़ को थोड़ा अगर हम और उसी परिप्रेक्ष्य में रखें तो राजनीति और समाज के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है वर्ग। और वर्ग की केंद्रीयता की जड़ता के विषय में आपने लिखा भी है, हम सभी जानते भी हैं। तो सामाजिक बदलाव में वर्गीय बदलाव, पूंजीवाद का अंत जैसी चीज़ें, पूंजीवाद का अंत नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष की जिस बात की जाती है वो कहीं हमारी बातचीत में नहीं आया है। एक तो मैं ये चाहूँगा कि वर्ग संघर्ष को अगर हम समाज राजनीति को दो अलग अलग चीज़ें रखकर देखें बदलाव के दृष्टिकोण से, तो उसमें वर्ग संघर्ष को लेकर आपकी परिकल्पना उस दौर में जबकि आप कहीं ना कहीं पर मार्क्सवादी सोच की राजनीति से परे जाने के बाद बौद्धिक सक्रियता के युग में आए, तो आपने उस समय में वर्ग संघर्ष को कैसे देखा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे कई साथी एक उनका ट्रेजेक्ट्री थी वो ये थी कि सेंट्रलिटी ऑफ क्लास तो रहेगी, वर्ग केंद्र में रहेगा, उसके साथ साथ में और जो चीज़ें हैं उसका कहीं ना कहीं अंतर संबंध हम खोजते रहेंगे। लेकिन उस समय के बाद में क्या हुआ कि जो सेंट्रलिटी ऑफ क्लास थी वो कहीं हट गई और एक ऐसी स्थिति आई कि जहाँ पर कि हम वर्ग के सवाल को ज़रा दरकिनार करें और उसके बाद देखें कि जो दलित का सवाल है वो कितना महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि जैसे ही ये सेकुलरवाद की बात हो, जाति की बात हो, नारी की बात हो, जहाँ ये पहुँचती है अंतिम पड़ाव पर, वहाँ दरअसल वर्ग की कोई बात रह ही नहीं जाती। बात अंतर संबंधों की नहीं है, सवाल ये है कि क्या जो वर्ग का सवाल है, जो क्लास का सवाल है, जो अमीरी गरीबी का सवाल है, क्या वो अभी भी और उस दौर में भी आपके लेखन में कहीं रहा, किस तरह रहा और उसमें क्या बदलाव आए?
देखिए, पहले तो मैंने जो बात कही है उसका थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सपाट मतलब निकाल रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि राजनीति का और समाज दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों के बीच में कोई परस्पर व्यापी या ओवरलैपिंग एरियाज़ नहीं हैं। ऐसा भी मैंने नहीं कहा कि राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा तो उसका समाज पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये भी नहीं कहा। समाज पे असर पड़ता है उसका, लेकिन जिस चीज़ को नया समाज बनाना कहते हैं, पुराने समाज को नष्ट करना और नया समाज बनाना कहते हैं, ऐसी कोई घटना उससे घटित नहीं होती, मेरा ये कहना है। निश्चित रूप से राजनीति, नई सरकार बनती है, नए कदम उठाती है, उससे जो सामाजिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे, मेरी आलोचना जो है वो नया समाज बनाने के फिक्रे के ऊपर है और पुराने समाज को नष्ट करने का आग्रह जो है उसके ऊपर है। ऐसी कोई घटना दरअसल कहीं नहीं होती, मेरा कहना मुख्य मतलब ये था। दूसरा, आपने लोकायन और लोकनीति वगैरह का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि लोकायन से मेरा कभी कोई संबंध नहीं रहा। लोकायन दफ्तर में जाना और वहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात कर लेना, प्रोफेसर कोठारी से बात कर लेना या स्मितु कोठारी से बात कर लेना, ये एक अलग बात है। लेकिन लोकायन का संगठन के तौर पे हमारा कोई संबंध नहीं। जिन दिनों लोकायन था उन दिनों में बाकायदा CPI-ML का कार्ड होल्डर पूर्णकालिक कार्यकर्ता था और हम लोगों को सख्त तायीद थी इस बात की कि हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेंगे और उसकी कुछ वजह थी जिनका जिक्र करना यहाँ मुनासिब नहीं है। जहाँ तक लोकनीति का सवाल है, लोकनीति से भी मेरा कोई सांगठनिक रूप से कभी कोई संबंध नहीं रहा। यहाँ तक कि जब मैं CSDS में आ गया तब भी संबंध नहीं रहा लोकनीति से। जब मैं CSDS में पत्रकारिता छोड़ के आया तो सवाल ये था कि मुझे मेरी तनख्वाह कहाँ से आएगी। ये बिल्कुल ठीक इसी तरह है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में कुछ पैसा है मतलब जो है, और किसी को कोई पैसा देना है तो उसमें से थोड़ा सा कुच्चा करके उस आदमी को पैसे दे दिए जाएं। तो लोकनीति वालों ने ये कहा, योगेंद्र यादव उस वक्त लोकनीति चला रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अभय जी का वेतन जो है वो लोकनीति के खाते से आएगा। तो इस लिहाज से तकनीकी रूप से मैं लोकनीति जुड़ा हुआ था, लेकिन भारतीय भाषा कार्यक्रम का लोकनीति से उस तरह से कोई व्यवहारिक संबंध नहीं था। सराय कार्यक्रम खूब बढ़िया, उन दोनों गोलो गुलजार था, बेसमेंट से जो आवाज़ें आती थीं वैसी आवाज़ों के लिए तो हम लोग बाद में तरस गए। तो वो सराय कार्यक्रम था। सराय कार्यक्रम में एक भारतीय भाषा कार्यक्रम एक तरह से चल ही रहा था, रविकांत जी की देख रेख में। दीवाने सराय निकलता था, हिंदी की पत्रिकाएँ भी निकलती थीं। ऊपर के बेसमेंट से ऊपर मैं बैठा हुआ अपनी उन पहली 2 किताबों की परिकल्पना जो है लोकतंत्र के 7 अध्याय और आधुनिकता के आईने में दलित, इस काम में लगा रहता था। तो इस दृष्टि से देखा जाए जो लोकायन और लोकनीति वाली बात तो व्यवहारिक रूप से इस तरह की थी। जहाँ वर्ग का जो आपने प्रश्न उठाया उसमें मैं आपको बताऊं कि मैं वर्ग संघर्ष के बारे में क्या सोचता था। देखिए, मैं पार्टी में काम करता था, मैं पार्टी लेस इंटेलेक्चुअल नहीं था, तो मेरी सारी बौद्धिक गतिविधियां जो थीं वो पार्टी के निर्देशों के मुताबिक होती थीं। कम्युनिस्ट पार्टी इस मामले में बहुत साफ होती है। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो फिर आपकी एक निश्चित परिभाषा है, एक निश्चित श्रेणी है, उस श्रेणी में आप हैं और आपको वो सब काम करने पड़ेंगे। तो वर्ग संघर्ष के तौर पर हमारी जिम्मेदारी यह समझना थी कि किसानों के बीच में जो वर्ग हैं उनको हम कैसे समझें। तो सारी बहस इस बात पे होती थी कि बड़ा किसान कौन है, छोटा किसान कौन है, मझोला किसान कौन है, किस पे कितनी जमीन है तो उसको कैसा किसान माना जाएगा और उसके प्रति हमारा रवैया क्या होगा। तो वर्गों से संबंधित और वर्ग संघर्ष से संबंधित जो भी बहस थी और फिर उसकी जाति क्या है। अब उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी कि दलित जाति में कोई बड़ा किसान भी हो सकता है। अब मान लीजिए दलित जाति में कोई बड़ा किसान हो गया तो अब आप क्या करेंगे। यादवों में बहुत छोटे छोटे किसान थे, बहुत गरीब किसान यादवों में थे और यादवों में बड़े किसान भी थे। तो अब एक ही जाति के अंदर 2-3 तरह के किसान हैं, उनके बीच उनसे हमारा राजनीतिक संबंध कैसे होगा, हम उनकी गोलबंदी कैसे करेंगे, बिहार प्रदेश किसान सभा में उनकी क्या स्थिति होगी। ये इस तरीके से हम लोग वर्ग संघर्ष के बारे में सोचते थे। मैंने तो वर्ग संघर्ष के बारे में जितना भी सोचा और जितना भी समझने की कोशिश की, मेरा परिप्रेक्ष्य हमेशा ये रहा। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर मेरी स्थिति क्या थी। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर मेरी स्थिति बड़ी सम्मानजनक थी और बड़ी अच्छी थी, लेकिन मुख्य तौर पर मेरा काम बौद्धिक था। आपने कई बार सवाल पूछा कि आप बौद्धिक सक्रियता में आ गए। कम्युनिस्ट पार्टी में भी मेरी सक्रियता बौद्धिक थी। मैं असल में मेरी जो
क्षमताएं थीं वो क्षमताएं यही थी कि भाई मैं पत्रिका निकाल सकता हूँ, मैं लेख लिख सकता हूँ, मैं अनुवाद कर सकता हूँ, मैं भाषण दे सकता हूँ। एक इधर कोई अंग्रेजी में भाषण दे रहा है तो इधर माइक पे हिंदी में उसका अनुवाद करके पैरा दर पैरा मैं सुना सकता हूँ, है। और मैं पर्चे लिख सकता हूँ, मैं यात्राएं करके रिपोर्ट्स तैयार कर सकता हूँ। तो पार्टी की तरफ से मुझे जो काम दिए जाते थे वो तकरीबन वैसे ही काम थे जो मैं पार्टी में आने से पहले करता था और पार्टी के बाद में अभी तक करता हूँ। मुख्य तौर पर लिखने, पढ़ने, सोचने समझने वाले ये इस तरह के काम मुझे ज़्यादा दिए जाते थे। इसलिए जब पार्टी से मैं बाहर आया तो इस दूसरी बौद्धिक दुनिया में रमने में मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना। तो वर्ग संघर्ष जिसका आपने जिक्र किया, उसमें शहरी गरीबों और अमीरों वाला जो वर्ग संघर्ष है, जो फिल्मी वर्ग संघर्ष है मैं कहता हूं भारत के संदर्भ में, मतलब है, उसमें हमारी पार्टी में उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। वो हम सब लोग उसको संबोधित ही नहीं करते थे, हमारी चिंताओं के केंद्र में ही नहीं था वो। हम लोग तो लगातार ये सोचते थे कि भोजपुर में, गया में, पटना में, आरा में, इन सब में क्या हो रहा है, वहां कितने तरह के किसान हैं। और आप देखिए उन दिनों लिबरेशन में छपता क्या था, जरा उस पर गौर कीजिए। लिबरेशन में संघर्ष के क्षेत्रों के आकलन छपते थे, बहुत बड़े बड़े, और वो हम सब लोगों को पढ़ने चाहिए। आज भी मैं कहता हूं इतने सुंदर, इतने ज़हीन, बारीकी से किए गए संघर्ष के क्षेत्रों में, जहां पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष चलाया, जहां पर राजनीतिक संघर्ष चलाया, उनका इतिहास भी उनके अंदर होता था। एक पटना का आकलन बहुत बड़ा छपा था, और वो छोटे मोटे लेख, छोटे मोटे आकलन नहीं होते थे, वो 20-20, 25-25 पेज में वो चीज़ें छपती थी, और वो महीनों महीनों कॉमरेड लोगों ने मेहनत करके वो तैयार किए थे। भोजपुर का पूरा संघर्ष आपको मिलेगा उसके अंदर। इस अलग अलग जो संघर्ष के क्षेत्र थे बड़े, उनको ध्यान से आप पढ़िए तो आप पाएंगे कि किसानों के अंदर जो वर्गीय तरतमता है, जो क्लास हायरार्की है किसानों के अंदर, उसके वर्णन आपको उसमें मिलेंगे, और उन सामाजिक स्थितियों से कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से जूझ रही है। तो ये था कम्युनिस्ट पार्टी का जो किसानों के बीच में वर्ग हैं उनसे। और हम लोग पार्टी बुद्धिजीवी के तौर पे, पार्टी इंटेलेक्चुअल के तौर पे, हमारा काम इन्हीं को समझाना, इनके ऊपर लिखना, इनकी व्याख्याएं करना, इनके भाष्य करना, इनके ऊपर भाषण देना, मीडिया के लिए वक्तव्य तैयार करना, खबरें छपवाना, यही सब था हम लोगों का काम। तो हम लोग इस पूरे मसले को इस तरीके से संबोधित करते थे। जो सवाल मैंने पहले पूछा था, तो जो रपटें आ रही हैं जो मुखपत्र में, या आप जो देख रहे हैं ग्राउंड पे, जाहिर है वर्ग को पहचानने की, शिनाख्त करने की, और उसी संदर्भ में विश्लेषित करने की एक ट्रेनिंग है उस पार्टी में। तो क्या एक फिल्टर भी है कि दिख तो रही है जाति, और वो जाति दिख ही रही है लगातार, उसमें भी वर्ग और दोनों का घालमेल है, कॉन्ट्रडिक्शंस भी हो सकते हैं दोनों में, लेकिन आपको फिल्टर आउट करने की भी ट्रेनिंग साथ साथ दी जाती है कि अगर जाति दिखे भी तो उस पर ब्लॉक लगा दो, फिल्टर लगा दो, उसको वर्ग के ही हिसाब से देखना है, चश्मा हमको उसी नंबर का पहनना है। आपने सख्त ट्रेनिंग की बात की, हमको ट्रेन किया जाता था, पार्टी इंटेलेक्चुअल थे। तो लेखन में भी क्या, उस आकलन, जो एक्सेलेंट रिपोर्ट्स की बात जो आप कर रहे हैं, उसमें ये चश्मा दिखता है क्या कि जाति दिख भी रही है? क्योंकि इज्जत का संघर्ष बड़ा हाँ, उसमें जाति को, रविकांत, होता ही है, खासतौर CPI-ML में ये होता था। मेरे CPI-ML के पुराने साथी होंगे तो शायद मेरी बात की तस्दीक करें या मेरी बात में संशोधन करें। वो होता यह है कि जाति को एक सीमा तक इस्तेमाल करना है। जैसे कि मान लीजिए जब लोरिक सेना बनी और लोरिक सेना ने हिंसा करनी शुरू की CPI-ML के खिलाफ, कार्यकर्ताओं को मारना शुरू किया, तो CPI-ML ने यादवों के नाम एक अपील जारी की, और उसमें उनका जो उनको राजनीति में जो उनकी एक प्रगतिशील, यादव समाज की एक प्रगतिशील भूमिका रही है, उसका जिक्र किया गया वगैरह वगैरह, ताकि जो गरीब यादव हैं वो लोरिक सेना के प्रभाव में ना आए। अब लोरिक सेना से बचने के लिए यादवों को यादवों के तौर पर संबोधित किया पार्टी ने, बाकायदा एक पर्चा जारी किया गया, बांटा गया उनके बीच में, उस पर्चे को पार्टी के मुखपत्रों में, लोक युद्ध में और लिबरेशन में छापा गया उस पर्चे को। तो फिर उसके बाद में पार्टी को यह भी लगा कि जाति के प्रश्न को थोड़ी और गहनता संबोधित किया जाए। तो उत्तर प्रदेश के स्तर पर और दूसरे स्तरों पर भी एक अंबेडकर के नाम से एक संगठन पार्टी ने बनाया। ये कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में पहली बार था कि जाति सूचक संगठन बनाया जाए।
इसी के साथ पार्टी ने एक और प्रयोग करने की कोशिश की, उसने मुसलमानों का एक संगठन बनाया पार्टी के अंदर, पार्टी की तरफ से। पार्टियां आमतौर पर जाति और धर्म के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टियां कोई मोर्चा नहीं बनाती हैं, अपना फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती हैं, लेकिन पार्टी ने यह कोशिश की, चली नहीं, कोशिश आगे नहीं बढ़ी। पहले प्रयास में कामयाबी नहीं मिली तो पार्टी ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो उसका मुख्य केंद्र नहीं था पार्टी का। पार्टी वर्ग की दृष्टि से सोचती थी, तो वो अपने वर्ग की दुनिया में वापस लौट गई। थोड़ा उसने नवाचार करने की कोशिश की पार्टी ने, इसके जरिए हम हस्तक्षेप करें, वो नहीं हो पाया। तो व्यवहार में पार्टी जाति के तौर पर हस्तक्षेप करती थी एक सीमा तक। एक सीमा के बाद में जो पार्टी शिक्षा होती थी वो यही होती थी कि भाई आपको जाति के स्टैंड से बिट्रे करना है, कोट अनकोट, जाति के स्टैंड से बिट्रे करना है। हम लोगों से कहा जाता था, हम लोग मिडिल क्लास थे, हमसे ये कभी नहीं कहा जाता कि ब्राह्मण होने के स्टैंड से, हमको माना जाता था ये मध्यवर्गीय व्यक्ति है, अच्छा, पढ़ा लिखा मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, तो आपको अपने मिडिल क्लास स्टैंड से बिट्रे करना है, कॉमरेड, आपको मिडिल क्लास स्टैंड से बिट्रे करना है। तो ये सब जो पूरी बातचीत थी, ये ठीक है, हम लोग पार्टी कार्यकर्ता के रूप में सुन लेते थे, सवाल भी पूछते थे, लेकिन ये कभी आपके मन को छूती नहीं है बात, ये बात मन को छूती नहीं, मन में ये चीजें सवाल छोड़ जाती हैं। जो लोग थोड़े कम, मैं कुछ ज़्यादा नाजुक मिजाज था तो मुझे ज़्यादा बात लगती थी, कुछ लोग कम नाजुक मिजाज होते हैं तो वो उनको ज़रा कम बात लगती है, लेकिन ये बातें, सवाल तो सबके मन में पैदा होते ही हैं। फिर हम लोग दूसरे बौद्धिक क्षेत्रों से हस्तक्षेप करके बात समझ के सवाल उठाते थे, जो अन्य लोग शायद इस तरह के सवाल नहीं उठाते थे। संस्कृति के प्रश्न पे है, स्त्री के प्रश्न पे है, और जाति को कैसे समझें उसके सवाल पे। जैसे एक बार मैंने कहा कि कम्युनिस्ट, जब 90 में कम्युनिस्ट पराभव हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैंने कहा भाई मार्क्सिज्म की विफलता का एक बहुत बड़ा कारण, भारत में बड़ा कारण यह है कि यहाँ जाति को नहीं समझा गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कारण यह है कि जेंडर को नहीं समझा गया। तो इस बात का भी बहुत बुरा माना गया कि भाई इस तरह से आप क्यों फॉर्मुलेट कर रहे हैं बात को। मेरा सवाल थोड़ा सा जुड़ा हुआ है और बहुत छोटा सवाल है। पार्टी के अंदर नेतृत्व के स्तर पर कम से कम लिबरेशन में, और नेतृत्व से हमारा ये मायना है बिहार में CPI-ML, तो उस स्तर पर लगभग गैर ब्राह्मण या गैर सवर्ण, जिनको हम आजकल कहते हैं, वैसा नेतृत्व तो था। तो जो जाति के बारे में समझदारी, या वर्ग या किसान या ग्रामीण समाज की समझदारी बनाने में, जाति की शिनाख्त करने में, क्या इस वैविध्य का कोई असर दिखता है बरक्स अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां, है ना? CPI में नहीं दिखेगा, CPI-ML में दिखता है, और वो झलकी किस तरह की है? देखिए, जिस जमाने में मेरी सक्रियता थी, उस जमाने में पार्टी की तरफ से ये बात जोर दे के कही जाती थी कि हम लोग केवल कमज़ोर जातियों की राजनीति ही नहीं करते, बल्कि हम उनको नेतृत्व में बड़ा स्थान भी देते हैं। जैसे राम नरेश राम है, तो राम नरेश राम को जब पोलित ब्यूरो का मेंबर पहली बार बनाया गया, तो इस बात को बहुत जोर से कहा गया, देखिए हमारे पास एक दलित नेता हमारी पोलित ब्यूरो का मेंबर है। तो कम्युनिस्टों पर इल्ज़ाम लगते थे ना, अम्बेडकर भी कहते थे कि कम्युनिस्ट क्या हैं, दे आर बंच ऑफ ब्राह्मण बॉयज, मतलब है। तो वो, और बहुत आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है कम्युनिस्ट आंदोलन के ऊपर, लेकिन CPI-ML लिबरेशन में ये बात कही जाती थी। इसी तरह और भी खासतौर से यादव जाति से और दूसरे पिछड़ी जातियों में से बहुत सारे नए राजनीतिक तत्व निकले, उनको पार्टी में विभिन्न स्तरों पर जगह दी गई। तो मुझे यह लगता है कि आज जब मैं देखता हूँ उस पूरी परिस्थिति को मुड़ के, तो मैं जैसे समीक्षा करने का मेरे पास मौका है और आज मैं ज़्यादा निष्पक्ष भाव से समीक्षा कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि एक दो शोभा प्रतिष्ठा वाले नामों को छोड़कर, जैसे कि राम नरेश राम थे, बाकी तो पार्टी के ऊपर, जो पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के ऊपर तो ऊंची जात के मिश्राओं, तिवारियों और भट्टाचार्यों और बनर्जियों और मुखर्जियों का ही कब्जा था।
लेकिन जो एक मझोली परत जो होती है नेताओं की, वहां पे कमजोर जातियों से आए हुए लोग थे, नौजवान भी और वरिष्ठ भी, लंबे अरसे बहुत जिन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा पार्टी में गुजारा। लेकिन जो पूरा रवैया था उनके प्रति, मतलब वो रवैया उनको एक जाति के पुत्र के रूप में तो पेश करता था अपनी पार्टी के एगेलिटेरियनिज्म को दिखाने के लिए, लेकिन पार्टी उनसे उम्मीद नहीं करती थी कि वो जाति के नेता की तरह व्यवहार करें। अच्छा, उनकी अपनी जातिगत चेतना जो थी क्या खत्म हो गई थी? नहीं खत्म हुई थी। इसका प्रमाण तब मिला जबकि जैसे ही लालू यादव ने जीत हासिल की, वैसे ही सीपीआई एमएल के जो यादव और दूसरे कुर्मी और इस तरह के जो गरीब किसानों के बेटे आए थे, जो सीपीआई एमएल में सक्रिय हो गए थे, उन लोगों ने छोड़ कर लालू यादव के साथ जाना शुरू कर दिया। जो सीपीआई एमएल तो चुनाव जीते थे वो भी चले गए छोड़ के, उनमें से कई। हाँ, जो एमएलए 7-8 एमएलए पहले जीते थे, अब संख्या याद नहीं है, उनमें से भी कई चले गए थे उसमें लालू यादव के साथ में। हाँ, 5 चले गए थे उसके, मतलब 7 जीते उसमें से 5 चले गए। आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। और पार्टी ने बहुत ठोक बजा के उन्हें टिकट दिया था। उनकी बड़ी पार्टी के अंदर बहुत अच्छी छवि थी, बहुत ईमानदार भी थे, सब थे, लेकिन उनको लगा कि ये हम जो करना चाहते हैं वो शायद वहां ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये आज मान लेना कि वो सब बेईमान हो गए थे या भ्रष्ट हो गए थे या लालची थे, वो उचित नहीं होगा मानना। क्योंकि वो जो पिछड़े वर्ग की राजनीति का जो उभार हुआ, इसको योगेंद्र यादव वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कहते हैं। ये जो पहली और दूसरी डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कहा जाता है, अपसर्ज, हाँ, डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहा जाता है। उसको अगर सीपीआई एमएल बिहार के ऊपर आप असर देखें तो वो तो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। तो ये बात सही है, आप जो प्रभात ने सवाल पूछा, ये बात सही है कि पार्टी इस बात को रेखांकित करती थी, लेकिन पार्टी की अपनी दृष्टि इन जाति पुत्रों की जो थी वो उन लोगों को पार्टी में नहीं रख पाई। सर, मेरा सवाल ये है कि आप हैबर मास के पब्लिक स्फीयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप एक पश्चिम से इम्पोर्टेड अवधारणा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन उसके साथ ही फ्रेंचेस्का ओसिनी जैसे विद्वान हिंदी लोकवृत्ति या हिंदी सार्वजनिक दायरा के नाम से अपना शोध हमारे सामने है, उनका शोध मौजूद है। और मैं भी इन दिनों उर्दू सार्वजनिक दायरे पे कुछ शोध करने की कोशिश में लगा हूँ। तो सर, ये आपके नज़रिए से ये जो पब्लिक स्फीयर की जो अवधारणा है, ये पूरी तरह भारतीय संदर्भ में एक अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, या फिर उसमें कुछ नए संशोधन की ज़रूरत है, या उसके लिए आपके पास कुछ नया विचार है? मैं ये जानना मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पश्चिम से जो भी अवधारणा आती है, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, फेमिनिज्म हो, या हैबरमास का पब्लिक स्फीयर हो, हम जब वो आती है तो क्या हम उसकी कोई जांच करते हैं? क्या हमारे पास ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई तौर तरीका, ऐसे कोई उपकरण हैं जिससे हम उस अवधारणा की वैधता की या उसके बारे में जो बातें कही जा रही हैं उनकी हम कोई जांच करते हैं? क्या भारत में किसी भी विद्वान ने पब्लिक स्फीयर की इस धारणा की जांच की है कि हैबरमास ने जो ब्रिटिश पब्लिक स्फीयर के बारे में, मतलब 17वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के ब्रिटिश पब्लिक स्फीयर के का ये सूत्रीकरण किया है, क्या वास्तव में ब्रिटेन में ऐसा कुछ हो रहा था? ये क्या हो रहा था? हैबरमास ने उसका सूत्रीकरण कैसे किया? मैंने इसकी जांच की है। हैबरमास ये कहते हैं कि एक ऐसी दुनिया बन रही थी जिसके अंदर सार्वजनिक प्रश्नों के ऊपर लोग बिना किसी झगड़े फसाद किए हुए आपस में गंभीर विचार विमर्श करते थे, और अनस्टैम्प्ड न्यूज़पेपर, अनस्टैम्प्ड पेपर प्रकाशकों का संसार था। यानी उसमें निजी पूंजी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं था, और वो इस तरह के चर्चा करके एक बुर्जुआजी वर्ड, एक पूंजीपत वर्ग का एक बौद्धिक संसार उभर रहा था। किस भाषा में हो रही थी चर्चा? ये अगर ब्रिटेन की बात हो रही है तो माना जा सकता है कि अंग्रेजी में होती होगी चर्चा। वो क्या वास्तव में अंग्रेजी भाषा इस योग्य थी उस वक्त कि उसमें इस प्रकार की चर्चाएं हों? पब्लिक स्फीयर है ये इलीट स्फीयर नहीं है।
अगर कुछ इलीट लोगों में चर्चा हो रही थी तो बात मान, अगर बात केवल इतनी थी कि उसमें जॉन लॉक अपने किसी शिष्य के साथ और अपने यारों दोस्तों के बीच में चर्चा कर रहे थे तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कोई पब्लिक स्फीयर ब्रिटेन में बन रहा था? क्या अंग्रेजी भाषा इस स्थिति में थी कि जिस पब्लिक स्फीयर का हैबरमास ने चित्रण किया है उसके भाषाई उपकरण के रूप में क्या अंग्रेजी भाषा उपलब्ध थी? जो अंग्रेजी भाषा का मैंने पिछले दिनों इतिहास पढ़ा है, अंग्रेजी भाषा इस स्थिति में थी ही नहीं कि जो विवरण हैबरमास ने बताए हैं, जो दावा किया है, उसमें इस भाषा के जरिए वो काम हो रहा हो वहां पे। अगर लैटिन में काम हो सकता है, ये लैटिन विद्वत्ता की भाषा थी, लैटिन में ये काम हो सकता है, लेकिन लैटिन में काम हो रहा तो फिर पब्लिक स्फीयर नहीं था, फिर तो वो एलीट स्फीयर था। कुल मिला के 1200 पूरा शास्त्र जेंटलमैन के लिए लिखा जाता था इंग्लैंड में। जेंटलमैन कितने थे फ्रांसिस बेकन के जमाने में? 1200। पूरे इंग्लैंड में 1200 लोग थे जो जेंटलमैन की कैटेगरी में आ सकते थे। कुल 1200 लोगों के बीच में ही सारा का सारा शास्त्र और बहस जो भी चर्चा होती थी, चाहे वो विज्ञान का दर्शन हो या कोई हो, वो उसकी चर्चा होती थी वहां पर। अब हैबरमास ने उसको पब्लिक स्फीयर के तौर पे हम लोगों के सामने पेश किया। मैं इसको कहता हूं कि ये मॉडर्निटी की जो एपिस्टेमोलॉजी है उसका एक बहुत बड़ा मिथक है। मॉडर्निटी की जो एपिस्टेमोलॉजी है उसकी जो माइथोलॉजी बनाई गई है, उस माइथोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पब्लिक स्फीयर की अवधारणा। इसकी बिना जांच किए हुए, इसकी वैधता की बिना जांच किए हुए, मैं तो कहता हूं इंग्लैंड की धरती पर भी नहीं घटा। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अंग्रेजी भाषा की स्थिति आप देख लीजिए। जिस अवधि के दौर में हैबरमास ने ये सब चर्चाएं की हैं, मतलब जो है कि इस अवधि में वहां पे ये हो रहा था, वो तो इतिहास का एक प्रकरण भी है ना, सिद्धांत के साथ साथ में हैबरमास द्वारा बताए गए इंटेलेक्चुअल इतिहास का एक प्रकरण भी है। मैं कहता हूं कि वो मनगढ़ंत है पूरी तरीके से। और तमाम इन विद्वानों ने, चाहे वो फूको हों, चाहे वो हैबरमास हों, चाहे वो दरीदा हों, इन लोगों ने मॉडर्निटी की और यूरोप की पश्चिमी मॉडर्निटी की एक माइथोलॉजी बनाई है। और उस माइथोलॉजी के सुंदर और कोमल प्रकाश में हम सब लोग स्नान करते रहते हैं हमेशा। और जो कुछ भी वहां से धारणाएं आती हैं, उन धारणाओं को बिना जांच किए हुए हम लोग अपनाते हैं और उसके आईने में अपने समाज को, अपनी भाषाओं को, उनके हुए विकास को लगातार देखने की कोशिश करते रहते हैं। ये तो एक बात रही। खैर, अब आप ये छोड़ दीजिए, मैंने तो व्यक्तिगत कुछ प्रयास किया समझने का, उसके आधार पर मैंने ये बात कही है। और ये बात मैं तब कह रहा हूं कि जब कुछ लैटिन अमेरिकी विद्वानों ने, जिसमें वाल्टर मिग्नोलो वगैरह थे और उनके साथी, उन्होंने जब हैबरमास की इस थ्योरी की जांच की तो उन्होंने पाया कि ये तो अंग्रेजी जो है वो इस स्थिति में थी नहीं कि इस तरह का कोई पब्लिक स्फीयर अंग्रेजी के जरिए वहां पर बन सके। ये तो ये बात रही। अब हम बिना जांच किए इन चीजों को ग्रहण करते हैं। दूसरी बात यह है कि हैबरमास ने तो ये किताब जर्मन में लिखी थी। उसके बाद मेरे ख्याल से 15 या 20 साल तक उसको अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया गया। अंग्रेज भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इनको जर्मन नहीं आती थी, वो जानते नहीं थे। फिर उसका 80s में जाके हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो अंग्रेजों ने भी पढ़ ली और हम लोग तो अंग्रेजी दाएं, हम लोगों ने भी पढ़ ली। और हमारे यहाँ कुकुरमुत्ते की तरह तमाम हैबरमास का पब्लिक स्फीयर हर भाषा में उगने लगा। पाणिनी साहब ने तमिल में उगा दिया, आप अभी उर्दू में उसको उगा देंगे। फ्रांसिस ओर्सिनी ने उसको हिंदी में उगा दिया, वो सब जगह जगह हैबरमास होने लगा। और हालत यह है कि कोई भी कीजिए, नाटक के ऊपर लेख आता है उसमें भी हैबरमास मौजूद होता है। ऐसा लगता है कि पूरा जो समाज हिंदी की समाज विज्ञान की दुनिया जो है भारतीय भाषाओं की, उसमें 1 करोड़ बार हैबरमास लिखा हुआ है। बीच में छौंक डालने के लिए फूको भी लगा दिया, दरीदा भी लगा दिया। इस तरीके से पूरा हिंदी का जो शास्त्र है समाज विज्ञान के नाम पे वो बन रहा है, भारतीय भाषाओं का बन रहा है। तो आप सोचिए, ऐसा अगर भारतीय भाषाओं में यही सब करेंगे तो उसमें जो अंग्रेजी में हो रहा है उसकी वर्स्ट कार्बन कॉपी होगी, उसकी कितनी घटिया कार्बन कॉपी होगी उसकी। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में ही नहीं आता है। आपके पास फील्ड, आप जाइए, आप पुरानी पत्रिकाएं पढ़िए, एक शब्द भी तो कोई नया खोज लो भाई। इतना तो कम से कम दिमाग लड़ाओ कि हम एक नया शब्द ही खोज लें। मत कोई
बिना खोजे हुए, बिना जांच किए हुए जो बातें हमें बताई जा रही हैं, उनकी सच्चाई की, उनकी वैधता की, उनकी बौद्धिक बुनियाद क्या है, उनकी सांस्कृतिक बुनियाद क्या है, फिलॉसफी के किस मुकाम से वो बातें निकली हैं, इन सब बातों की जांच किए हुए इन सब को हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है, उनको आत्मसात कर लिया है, उसी को बार बार हम लोग दोहराते रहते हैं। पीएचडी पढ़ी है तो उसमें भी यही लिखा होगा, प्रतिमान में आर्टिकल आएगा उसमें भी यही लिखा होगा। तो मेरा मानना यह है कि ये ठीक नहीं है। इसके जरिए हम भारतीय भाषाओं की और अपने समाज की कोई भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिमी जो अवधारणा, ये तो सारे थ्योरीज पे लागू होता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो नेशनलिज्म हो, पब्लिक स्फीयर हो, सिविल सोसाइटी हो, ये तो हर तरह की चीज़ों पर लागू होता है। अब तो आपकी बात बिल्कुल सही है, 100%। डेमोक्रेसी विद कॉन्सेप्ट हम वेस्ट से ही लेते हैं। मेरा कहना आपकी बात 100% सही है। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं। अभी आपको आप लोकतंत्र की बात कही है, आप दिन में चर्चा हुई थी भास्कर वाले लेख की, हैं? यहां पर पवन वर्मा ने शंकराचार्य के ऊपर एक पुस्तक लिखी। यहां पे वो शंकराचार्य पे इसी कमरे में व्याख्यान देने के लिए आए, पूरा भरा हुआ था। उन्होंने बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया शंकराचार्य पे। उसके बाद सब लोग खड़े होकर ये आरोप लगाने लगे कि शंकराचार्य तो जातिवादी थे, वो वर्णवादी थे, वो ब्राह्मणवादी थे, वगैरह वगैरह। वो पवन वर्मा के ऊपर पवन वर्मा ने जितना संभव हो सकता उनका जवाब दिया। मैं इस बात को सुनता रहा क्योंकि मैंने कोई इस जानकारी हासिल नहीं की थी, मैं चुप बैठा रहा। घर जाके मैंने गूगल में टाइप किया, मेरे मन में बात आई, गूगल में मैंने टाइप किया अंबेडकर ऑन आदिशंकर, एक लाइन टाइप की, फौरन अंबेडकर का चौथा वॉल्यूम स्पीच एंड राइटिंग का एडिटेड बाय वसंत मून खुल गया। जो शिक्षा पे उन्होंने पूरा बोला था, जो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में भी एक अध्याय के तौर पे है, 22वीं रिडल जो है वो यही है, 22वीं रिडल जो है ना वो यही है, वो पूरा का पूरा खुल गया। अब वो मैंने पूरा पढ़ा उसको, तो उसको पढ़ के तो मैं हैरत में आ गया पूरी तरीके से। यहाँ जो चर्चा हो रही थी वो तो कुछ और थी, और जो अंबेडकर जो शंकराचार्य के ऊपर कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। अंबेडकर शंकराचार्य के ऊपर ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य से असहमत हैं, शंकराचार्य की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उपनिषदों से जो 3 महावाक्य लिए गए हैं, एक है उसमें अहम ब्रह्मास्मि, एक है तत्वमसि, और एक और है जिसकी संस्कृत में मुझे याद नहीं है, खलवदी करके है, रविकांत को ज़्यादा पता होगा, हैं? वो तीनों महावाक्य जो हैं ये ब्राह्मणवाद नहीं है। अंबेडकर कह रहे हैं ये ब्रह्मवाद है, ब्रह्माइज्म है, और ये लोकतंत्र की भारतीय व्याख्या है, लोकतंत्र का भारतीय सिद्धांत है। और उस वक्त इसका प्रतिपादन किया गया था। फिर अंबेडकर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये पश्चिम के विचारक बार बार ये कहते हैं कि या तो प्लेटो से लोकतंत्र का सिद्धांत निकला है या क्रिश्चियनिटी से सिद्धांत निकला है। उन्हें नहीं पता है कि इस सिद्धांत का ईजाद करने का पहला श्रेय हिंदू धर्म को जाता, हिंदू दर्शन को जाता। ये अंबेडकर के शब्द हैं। और फिर वो फर्क बताते हैं कि ब्रह्माइज्म और ब्राह्मणिज्म में क्या फर्क है। वेदांत, शंकराचार्य आलोचना करते हैं कि वेदांत के पक्ष में इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो ब्रह्माइज्म का सही इस्तेमाल नहीं करते, मतलब हैं, और जगत को ही माया बता देते हैं। वो सब सिलसिलेवार बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अंबेडकर उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। अच्छा, अब आप सोचिए, कोई भी मैंने तो पिछले 30 साल में सोच की रोज के देखा, मेरी याददाश्त बड़ी तेज है, मुझे याद नहीं आया किसी अंबेडकरवादी ने आज तक ये अपील की कि पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में ब्रह्माइज्म नाम की थ्योरी पढ़ाई जानी चाहिए। किसी क्लास में कभी इसका आज तक जिक्र हुआ? किसी कोर्स में, किसी पाठ्यक्रम में, किसी दलित ने भी इसकी कोई अपील की? हम लोग तो समझ लीजिए दलित परिवारों में पैदा नहीं हुए, छोड़ दीजिए इस बात को, कभी नहीं। यहां तक कि अंबेडकर ने जो कहा है उसको लोग भूल गए, जानबूझ के भूल गए या कैसे भूल गए पता नहीं। इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि इस बात को, इतने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप को भुलाया कैसे गया, मतलब जो है। क्योंकि हम सब लोगों को यह समझा दिया गया है कि लोकतंत्र नाम की चीज जिसमें वो वहां पे पैदा हुई है, जनता का तंत्र भारत में हो ही नहीं सकता है, वो वहीं पैदा हुआ है। वो तो या तो ग्रीक दर्शन में है या फिर वो क्रिश्चियन फिलॉसफी की देन है। मैं इस उदाहरण को बहुत पर्याप्त नहीं मानता जो मैंने दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस उदाहरण से सब चीज साबित हो जाती है, लेकिन ये उदाहरण एक इशारा करता है कि हम लोग फंसे कहां पे हैं। और इसको जब खोलने की कोई कोशिश करता है तो वो कोशिश जाहिर है कमजोर सी होती है, और उस कोशिश को बहुत जल्दी ही रद्द कर दिया जाता है। और चूंकि उसका विरोध नहीं कर सकते तो उसको खामोशी के साथ, बड़ी तिकड़म के साथ में जो है
उसको इतने बैक बर्नर में डाल दिया जाता है कि कभी वहाँ से नेपथ्य में इतना दूर फेंक दिया जाता है ताकि कहीं कभी वो चीज़ वापस ना आ पाए वहाँ से। अब अंबेडकर इसके साथ उपनिषदों का जो ज्ञान है उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि उपनिषदों के जो दार्शनिक थे उनमें एक बड़ी कमी थी, वो केवल सिद्धांत बघाड़ते रहते थे, उसको व्यवहार में उतारने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और दर्शन का काम केवल सिद्धांत बघाड़ना नहीं है, दर्शन का काम व्यवहारिक समाज बनाना भी है। यहां पे आके वो उपनिषदों के दार्शनिकों की आलोचना, ये अंबेडकर के शब्द हैं जो बता रहा हूं, और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मैं भास्कर में अभी परसों मैंने आर्टिकल लिखा था, अभी दोबारा फिर निकाल के उसको पढ़ा, इसलिए मुझे सब याद भी है। तो ये जो पूरा चक्कर है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, ये बड़ा विकट चक्कर है। इस चक्कर को समझ के ही मैं कहता हूं कि हम अभी कोई नई बात पेश करने की स्थिति में नहीं है। अंबेडकर ने एक नई बात पेश करने की कोशिश की कि भाई लोकतंत्र का सिद्धांत तो भारत की देन है और वो उपनिषदों में मौजूद है। ये दीनानाथ बत्रा का स्कूल नहीं है जो कहता है कि पुष्पक विमान हमारे यहां भी थे, ये वो बात नहीं है। लेकिन अंबेडकर ने जो कहा हमने उसको बिल्कुल कूड़ेदान में फेंक दिया और भूल गए। तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है कि हम लोग हर तरह से पश्चिम के कितने ज़्यादा अधीन हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुझे लगता है कि हम बातचीत के अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं, और इसी जो अंतिम वाक्य आपने पश्चिम के विषय में कहा वो बहुत प्रासंगिक है। तो हम परख की अपनी इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपनी अगली बातचीत में हम इन्हीं सवालों पर दोबारा लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।